Hi everyone, this is Dr. Sri Krishna. I have secured an AIR of 155 in this year's UPSC Civil Services examination. और थ्रू दिस लेक्चर सीरीज से हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इसके जैसी जो जो बेसिक एनसीईआरटीज़ है उसको कवर करेंगे. मेरे साथ वाले कलीग जो सिद्धि मैम है ऑलरेडी पॉलिटी के लेक्चर्स ले रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. तो हमारा यही प्रयास है कि हम सारे बेसिक एनसीईआरटीज़ कवर कर ले एंड दिस इनिशिएटिव विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. सो मैं आपको इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. वी विल स्टार्ट. सो व्हाट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इस एनसीईआरटी का मतलब क्या है, इस एनसीईआरटी को किस चीज़ के लिए मतलब एनसीईआरटी ने फ्रेमवर्क किया था. तो यही था कि सब लोगों को मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं उनको इकोनॉमी के साथ फैमिलराइज करना. हाउ एन इकोनॉमी फंक्शंस, इंडिया की इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, व्हाट आर द हिस्टोरिकल फैक्टर्स विच हैज़ इम्पैक्टेड द ग्रोथ आउटपुट ऑफ इंडिया. जो ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर था 200 साल जिन्होंने हम पे राज किया था, उनके हिसाब के उनके वजह से व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इंडियन इकोनॉमी हैज़ फेस्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड हाउ इट इज स्टिल हॉन्टिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो सारा जो भी डेवलपमेंट इंडिया का हुआ है प्रायर टू ब्रिटिश रूल टू टिल डेथ वो इस एनसीईआरटी में कवर किया है. तो आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विल बी टू फैमिलराइज विद द बेसिक फीचर्स. To familiarize with the basic features of Indian economy, what is the role of government in shaping Indian economy and what are the historical factors that have impacted the growth trajectory of India. So these will be our learning objectives through this NCERT. So we will now start with the first chapter. The title of the first chapter is State of Indian Economy on the Eve of Independence. In 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947, उस दिन उस ईयर में इंडिया की क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, उसकी स्टेट क्या थी, वो इस चैप्टर से हम जानने का ट्राई करेंगे. तो उसके लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकली जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि ठीक है इकोनॉमी जब इंडिपेंडेंस मिला तब उसकी स्टेट क्या थी. तो उसका रीज़न क्या था कि जो प्रायर ब्रिटिश रूल था उसके वजह से क्या स्टेट थी. तो प्रायर ब्रिटिश जब आए इंडिया में अराउंड 16 to 17 सेंचुरी, उसके पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी वो हमें देखना पड़ेगा. सो इंडिया की इकोनॉमी ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 24% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी. 24% जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो ट्रेड चलता था वो शेयर इंडिया का रहता था. इंडियन इकोनॉमी वॉज सेल्फ सफिशिएंट ड्यूरिंग द मेडाइवल टाइम्स एज वेल एज द एंशियंट टाइम. वी हैव सीन दैट मेनी रिच एम्पायर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर टू गुप्ता एम्पायर एंड सातवाहनाज एंड फर्दर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एज वेल. इंडियन इकोनॉमी वॉज फ्लरिशिंग. Indian economy was self-sufficient and there are three sectors of economy generally. We can say manufacturing, agriculture, manufacturing and service sector. So ये तीनों जो रहते हैं इसमें से India has been historically agri dominant. तो same was the case in the pre-British era. Agri was the main dominating economic feature and agri में भी हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे फूड क्रॉप्स पे. फूड क्रॉप्स मतलब जो ग्रेन्स रहते हैं जैसे जवार, बाजरा, उसके बाद व्हीट, ये सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था. इंडियन इकोनॉमी वॉज सेल्फ सफिशिएंट. इट वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड हैविंग मोर अबाउट द फूड क्रॉप्स. उसके बाद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स वी कैन से दैट हैंडीक्राफ्ट वॉज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. जो भी हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या है, जो भी मजदूर रहते थे वो खुद के हाथ से जो बनाते थे कारगिर, उसमें इंडिया की बहुत ज़्यादा पहचान थी. वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा पहचान थी. कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल एंड आयरन एंड मेटल के जो स्मेल्टिंग वर्क्स है जिससे हम बोलते हैं आयरन स्मिथ, जो लोहार वगैरह रहते थे, लोहार सोनार, वो लोग जो भी आइटम्स बनाते थे वो अच्छे क्वालिटी के रहते थे और उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता था टू अदर कंट्रीज़. So India was known for that handicraft and craftsmanship. They were excellent in that. And overall इंडियन इकोनॉमी का जो भी रहता था तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहते थे. हम जितना इंपोर्ट करते थे उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे. तो हमारा
ट्रेड सरप्लस रहता था प्रायर टू ब्रिटिश इकोनॉमी, बट दिस कंडीशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वो कैसी चेंज हुई हम वो आगे देखेंगे। ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी पे। आई एम एनोटेटिंग दिस PDF, दिज आर माई हैंड रिटन नोट्स जो मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे बनाए थे, तो डोंट वरी, इसका PDF आपको मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट वॉट एवर एनोटेशंस आई विल बी मेकिंग इन दिस PDF। तो जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने आए 16-17 सेंचुरी में एज ए ट्रेडर आए, जहांगीर के कोर्ट में गए थे, वहाँ से उन्हें ट्रेड के परवाना वगैरह मिला था, दस्तक मिले। उसके बाद उन्होंने उनका एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उनका एम्पायर फैलता फैलता गया। तो उनका मेन मोटिव क्या था आने का? उनका मोटिव यही था कि इंडिया में एज ए ट्रेडर आए थे, उनको यहाँ से कहीं तो भी रॉ मटेरियल लेना था। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप या ब्रिटेन में चालू हुआ था, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए चीप रॉ मटेरियल प्लस चीप लेबर ये इनको चाहिए था। उस हिसाब से वो आए थे, एज ए ट्रेडर आए थे। लेकिन थोड़ा थोड़ा पाव जमाने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनका फ्रॉम ट्रेडर टू एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, एंड देन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर टू दे हैव सेटअप देयर दे ट्राइड टू सेटअप देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडियन ऑल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने बहुत जगह पे कॉलोनीज बनाई थी, लाइक इंडोनेशिया। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव ऑल द कॉलोनीज इन द इन द अफ्रीकन कंटिनेंट एज वेल। सो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो हम अभी मैंने बोला कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे, हैंडीक्राफ्ट, आयरन, मेटल वर्क्स, इसको हम एक्सपोर्ट करते थे। जो अपन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड था, उस एक्सपोर्ट को उन्होंने कैंसिल किया। क्यों किया? तो इन 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ इन यूरोप। जो स्पिनिंग जेनी वगैरह हम जो बोलते हैं, टेक्सटाइल वगैरह चालू हुआ। तो हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से लेबर जो भी दिन भर मेहनत करने के बाद उनके चलो 2-3 प्रोडक्ट बनते होंगे, वहाँ पे स्पिनिंग जेनी आया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ किया। तो एक दिन में 100-100, 200-200 बनने लग गए प्रोडक्ट्स। तो वो जो 100-100, 200-200 प्रोडक्ट्स बनने लग गए, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो उनके पास सफिशिएंट नहीं था। तो उनको रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा नीड थी। वो रॉ मटेरियल्स के लिए उनके लिए ढूंढते ढूंढते वो इंडिया तक पहुंच गए, और यहाँ से उन्होंने फिर चालू किया। इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल मिलता था, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ग्रेन्स हो गया, उसके बाद स्पाइसेस हो गया, इन सबको यहाँ से एक्सपोर्ट करके वो यूरोप लेके जाते थे। फिर उनके इंडस्ट्री में उसका प्रोसेसिंग करते थे, वैल्यू एडिशन करते थे, वहाँ से फिनिश गुड्स बनाते थे। और वो फिनिश गुड्स वो कहाँ बेचना है, तो आके इंडिया में ही बेचते थे। वो फिनिश गुड्स को वहाँ से लेके फिर इंडिया में आके बेचना चालू कर देते। तो ये उनका इकोनॉमी का साइकिल रहता था। वी कैन से दैट I would like to draw a map. सपोज इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ से दिस इज अफ्रीका, एंड यहाँ पे यूरोप। तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते थे, हिंडरलैंड से जो भी प्रोडक्ट आते थे, रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे, यहाँ पे जो पोर्ट्स थे, वाया दिस पोर्ट्स दे यूज टू टेक दिस रॉ मटेरियल वाया दिस सुएज कैनाल रूट एंड ऑल वाया थ्रू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रूट टू यूरोप को लेके जाते थे। और यूरोप में उसका प्रोसेसिंग होता था, वैल्यू एडिशन होता था, और जो भी प्रोडक्ट्स मिलते थे वो फिर से वापस लाके इंडिया में ही बेचा करते थे। सो दिस काइंड ऑफ राउंड ट्रिपिंग, अभी जो हम बोलते हैं कि टैक्स इवेजन में एक टर्म आती है, आप इकोनॉमी में आगे पढ़ोगे, राउंड ट्रिपिंग, कि यहाँ का टैक्स वहाँ भरना, वहाँ का टैक्स इधर लाना, उसका राउंड ट्रिपिंग करना जस्ट टू इवेट फ्रॉम द टैक्स। इसी काइंड का राउंड ट्रिपिंग ब्रिटिशर्स ने किया था। यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेते थे, यूरोप में लेके जाते थे, वहाँ पे प्रोसेसिंग करके वही अपने ही रॉ मटेरियल्स को और ज़्यादा भाव में लाके इंडिया में बेचते थे। सो ये उनका गेम प्लान था। तो इनके गेम प्लान से क्या हो गया, इंडिया जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था, जो कमाने वाला देश था, वो डिपेंडेंट देश बन गया। बस रॉ मटेरियल सप्लाई करना, 10 रुपये की चीज़ सप्लाई करना और उसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदना, ये इंडिया का काम बन गया था। और इंडिया वेस्टर्नाइज होने लग गया था। उनके जो भी हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स
पहनना छोड़ के जो प्रोसेस्ड वहाँ के टेक्सटाइल आते थे, जो जीन्स वगैरह वो आते थे, वो वेस्टर्नाइज कल्चर ब्रिटिशर्स की वजह से चालू हो गया था. बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनियल काइंड ऑफ इकोनॉमी we have started accepting the westernized outfits and westernized culture as well. western diets, जो भी impact आज हम देखते हैं उनका कहीं तो भी 200-400 साल पहले चालू हो गया था. सेकेंड इज बिकॉज ऑफ दिस क्या हो गया था, इनका ब्रिटिशर जब आए थे एज ए ट्रेडर आए थे, तो उनका एक ही मोटिव था, जो भी ट्रेडर रहता है उसका एक ही मोटिव रहता है कि प्रॉफिट कैसे कमाना है. तो जब वो आए थे तो उनका एक ही मोटिव था, यहाँ से प्रॉफिट कमा के जाना है. तो उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग में कोई सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं किया. तो उस वजह से क्या हुआ, उनका जो भी फोकस था वो यही था कि वी नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर फ्रॉम बाय स्पेंडिंग लेस अमाउंट. कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट निकालना है. तो इंडियन एग्रीकल्चर में कभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, ना कोई इरिगेशन के रिलेटेड, ना कोई फर्टिलाइजर ओरिएंटेड या कोई भी मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में नहीं की. उस वजह से क्या हुआ, रिपीटेडली टेकिंग क्रॉप्स, जो भी मल्टीपल क्रॉप्स, कमर्शलाइजेशन हो गया, कैश क्रॉप्स आने लग गए. उसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ सॉइल हैज़ डिक्रीज्ड. उसको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल रहे थे, तो सॉइल की क्वालिटी डिटोरिएट होने लग गई थी. उस वजह से जो आउटपुट है एग्रीकल्चर से, उसकी प्रोडक्टिविटी, यील्ड पर हेक्टर कम होते गई. एंड दैट हैज़ लीड टू स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. जो बोलते हैं कि मैंने जब भी पहले बोला कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया का जो भी वर्ल्ड शेयर था वर्ल्ड ट्रेड में, वो अराउंड 20-24% था. और जब ब्रिटिशर्स लीव करके गए आफ्टर 200 ईयर्स, तो हमारा शेयर सिर्फ 2% था वर्ल्ड इकोनॉमी में. तो उसका जो स्टैग्नेशन का क्रेडिट या श्रेय जाता है वो ब्रिटिशर्स को जाता है. स्टैग्नेशन आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ में. एंड द पर कैपिटा इनकम वो भी हमारा बढ़ा ही नहीं है. जो हम आज भी बोलते हैं कि हम एक मिडल इनकम कंट्री है, हम पहले हमारा जो पर कैपिटा इनकम था उसका कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं. बिकॉज यहाँ से बहुत सस्ती चीज़ें खरीदते थे ब्रिटिशर्स. दे यूज टू टेक दैट थिंग्स एंड एक्सपोर्ट इट टू यूरोप, और उन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा महंगा करके हमें ही बेचते थे. तो पर कैपिटा इनकम तो हमारा बढ़ ही नहीं रहा था. हम जितना कमा रहे थे उससे ज़्यादा खर्च करने लग गए थे. तो पॉवर्टी, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया का गिरते गिरते ही जा रहा था. हार्डली लेस देन 2% जो ग्रोथ रेट रहता है. अभी हमारी इकोनॉमी जो अराउंड 6% या 7% के रेट पे ग्रो हो रही, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की. तो जो ब्रिटिशर्स के टाइम था उस टाइम हम लेस देन 2% ग्रोथ चल रहा था हमारा. मेनी टाइम्स निगेटिव ग्रोथ भी रहता था. कभी फेमाइंस आ गए, कभी बारिश नहीं हुई, कभी मानसून आ गया, कुछ बीमारी आ गई, जैसे प्लेग आया था. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते थे, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं रहती थी. तो उस वजह से बहुत बार इकोनॉमी स्टॉप हो जाती थी. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर स्टॉप हो गई तो उसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट गिरता था, ग्रोथ निगेटिव में चली जाती थी. सो निगेटिव अगर हो गया, देखो अगर ये इकोनॉमी का ग्राफ है, अगर हर साल थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होती रही तो ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऐसा ऊपर ऊपर जाएगा. लेकिन कहीं अगर निगेटिव आ गया, ग्रोथ अगर निगेटिव हो गई, तो यूर इकोनॉमी विल स्टार्ट श्रिंकिंग एंड वो कॉन्ट्रैक्शन आता है इकोनॉमी में. जैसे हमने कोविड के टाइम पे भी देखा कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का 3.1% ग्रोथ रेट था, लेकिन अदर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज वेयर इन निगेटिव. तो उसका एक कॉन्ट्रैक्शन आ गया था इंडियन इकोनॉमी में. एंड देन आफ्टर द लॉकडाउन वी हैव सर्ज्ड, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिगैन टू रिज्यूम. उसके बाद हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से ऊपर आने लग गया था. सो दैट वाज द केस. जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ निगेटिव जाता है तो इकोनॉमी का जो साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत बार हुआ है. इंडियन इकोनॉमी इवन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी भी देखने को मिला है. सो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसका इफेक्ट क्या हुआ. जो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी का साइज ही छोटा छोटा होता रहेगा तो वर्ल्ड में शेयर कम हो जाएगा. रिड्यूस शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड. मैंने बोला कि पहले अराउंड 20-24% रहता था, जो ब्रिटिशर्स के जाते के टाइम ओनली 2% पे आ गया था. जस्ट 2% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड शेयर वॉज गिवन बाय इंडिया. सो 20-24% प्रायर टू ब्रिटिश एंड जस्ट 2% आफ्टर ब्रिटिश रूल. सो ये मैसिव डिफरेंस है जिसके लिए आज भी हम भुगत रहे हैं. आज भी इंडिया का शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इज़ अराउंड 2-3% ओनली. इससे बढ़ ही नहीं रहा है. जो हमारा जो है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, या हमें
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, उसके लिए हमें ये शेयर बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ जितना ज़्यादा करेंगे हम, तभी अपना शेयर वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ेगा। और आज जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा करंट गवर्नमेंट जितनी मेहनत कर रहा है, वो मेहनत इतनी क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत ज़्यादा लूट के लेके गए हैं। सो वी विल now we will look at, there are as I have already explained, इकोनॉमी के 3 बेसिक मेन पिलर होते हैं, एक एग्रीकल्चर, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक सर्विसेज। यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड उसके बाद कंजम्पशन होता है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड, उनका फिर प्रोडक्शन होगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड दिस कंज्यूम। ये जो भी पीडीएस की साइकिल है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये साइकिल को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जो भी प्रोड्यूस होगा उसको हम प्रोड्यूसर जो भी रहता वो प्रोड्यूस करेगा, जो भी रिटेल एंड ट्रेडर्स रहते हैं, होलसेल एंड रिटेलर, सो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड द फाइनल कंज्यूमर विल बी अस, जो हम लोग प्रोडक्ट्स आज यूज़ करते हैं, दैट विल बी द फाइनल कंज्यूमर। सो ये जो भी पीडीएस की साइकिल है, इसी को इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं। मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने किसी ट्रेडर को बेचा, उसने आपको जाके कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर आपको बेचा, तो मैंने जितना भी कमाया था उस पर थोड़ा कमीशन ट्रेडर कमाएगा, उसके ऊपर जो फाइनल गुड है, आपने जो प्राइस कमाई उसमें से जो भी होगा उसका मेरा हिस्सा मुझे मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इकोनॉमी एंड एनी इकोनॉमी वर्क्स। ये बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमी का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का देखते हैं, हमें अगर ब्रिटिश रूल के अंडर एग्रीकल्चर ने कैसे परफॉर्म किया वो देखना होगा, तो उसके लिए हमें पहले प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा रहता था उसका थोड़ा देखना पड़ेगा। तो प्रायर टू ब्रिटिश रूल एक फ्रेंच ट्रैवलर था, जो हमने बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जो यूरोप या फिर चाइना से इंडिया को विजिट किया है, just to see what was the economic condition, what were the socio-economic factors that were determining the societal features। तो बहुत लोग आके विजिट करके गए, जैसे चाइनीज़ पिलग्रिमेज वाला रहता था ह्यूएन सांग, फाहिन, उसके बाद एक वैसा ही एक फ्रेंच ट्रैवलर था, उसका नाम था बर्नियर। एक 17th सेंचुरी में इंडिया में आया था। तो उसने उसके ट्रैवल अकाउंट में लिखा है फॉर द 17th सेंचुरी बंगाल, कि 17वीं सदी में जो बंगाल था उसकी कंडीशन कैसी थी, वो कैसा दिखता था बंगाल। तो उसने बोला है कि इट वॉज रिचर दैन इजिप्ट। इजिप्ट हम जो बोलते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन एट दैट टाइम, उससे भी ज़्यादा रिचर था बंगाल। क्या क्या मिलता था? तो उसने बोला था कि जो भी बंगाल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस ऑफ कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, ये जो बेसिक नेसेसिटी रहती है किसी भी ह्यूमन की, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में थी बंगाल में। तो अगर बेसिक नेसेसिटी है उसके बाद ही आदमी जो भी रहता है वो ज़्यादा स्पेंड करेगा। बेसिक नेसेसिटी अगर उसके फुलफिल हो गए तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा शांत रहेगी, कोई केओस नहीं रहेगा, कोई झगड़े नहीं होंगे, प्रॉस्पेरिटी रहेंगी। और ज़्यादा फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो रहते हैं बेसिक नीड्स होने के बाद, दे विल फोकस ऑन एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल फोकस ऑन ऑल द कल्चरल एक्टिविटीज़। तो एक सिविलाइजेशन फ्लरिश कब होता है? जब उसके बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट होते हैं। तो बंगाल का जो उसने वर्णन किया है बर्नियर ने ऑफ द 17th सेंचुरी बंगाल, उसने बोला था कि सारे बेसिक नेसेसिटी इनके कवर हो रहे थे। ये इजिप्ट से भी ज़्यादा रिचर था। उसने बोला है कि बहुत ज़्यादा पिग्स, शीप्स, गोट्स, इनके हर्ड्स दिखते थे बंगाल में। अभी ये क्या बता रहा है? तुम्हारा लाइफ स्टॉक का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, मतलब लोग एग्री को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्लस एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। जो भी इनकम एग्रीकल्चर से आ रहा एंड अलाइड एक्टिविटीज से आ रहा, दैट विल कंबाइनली इंक्रीज द इनकम ऑफ अ पुअर फार्मर। तो एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ इतने ज़्यादा पिग्स, शिप्स एंड गोट्स होने के बाद यही बोल सकते हैं कि दैट इकोनॉमी वॉज फ्लरिशिंग इकोनॉमी। उसने बोला है कि वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कैनल्स रहते थे। किसी भी इकोनॉमी का अगर बहुत ज़्यादा बढ़ना है या ग्रो करना है, ग्रोथ रेट अगर अच्छी करनी है, तो उनको वेल कनेक्टेड नेटवर्क्स लगते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो रहती है वो रिड्यूस करना चाहिए। व्हाट आर द वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट? वी कैन से दैट एयरवे, रोड, उसके बाद वाटरवे। बेसिकली ये 3 जो है मेजर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जो भी प्रोडक्ट बना है, जो मैंने पीडीसी की साइकिल बोली है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन।
प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, वो गुड्स लेके जाने में जो भी साइकिल, जो भी ट्रांसपोर्ट लगता है, ये मोस्टली तीन प्रकार का रहता है, एयरवे, रोड एंड वाटरवेज। अगर हम देखा जाए तो एयरवेज नॉट दैट मच डेवलप्ड इन इंडिया स्टिल नाउ, तो उस पीरियड में क्या ही होगा। तो एयरवे तो इफ़िशिएंट वे नहीं था। सेकेंडली रोड इफ़िशिएंट था, लेकिन इतना अच्छे से बने नहीं थे रोड। हम अभी भी देखते हैं कि रोड इफ़िशिएंट तो है, कनेक्टिविटी आज भी है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है, बिकॉज फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तुम बहुत ज़्यादा लोड करके लेके नहीं जा सकते बाय रोड। बट वाटरवे इज़ द मोस्ट इफ़िशिएंट वे टू ट्रांसपोर्ट द इकोनॉमिक गुड्स। एक शिपिंग कंटेनर पे तुम देखोगे कि, हाँ तुमने वीडियोस में देखा भी होगा कि एक शिपिंग कंटेनर कितना बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्ट लेके जा सकता है। तो वाटरवे इज़ द मोस्ट इफ़िशिएंट वे। तो और इफ़िशिएंट क्यों चाहिए हमें? जितना हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा उतना इकोनॉमी में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उतनी इकोनॉमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो बर्नियर ने बोला है कि बंगाल में जो था तब वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वाटरवे, कैनल्स एंड वाटरवे रहता था। अभी इसमें क्या होता है, बंगाल का अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारा बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे पोर्ट्स रहते थे। तो वाटरवे की कनेक्टिविटी इजी रहती थी, यहाँ से प्रोडक्ट लेके यूरोप जाना, जो मैंने पहले बोला है। तो ये जो भी था वेल कनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कैनल, तो अगर यहाँ तक सामान लाना है तो कैसे लाएंगे फ्रॉम दिस इंडरलैंड? तो लाने के लिए उनको इनलैंड कैनल्स लगते थे। वो कैनल भी डेवलप्ड थे ड्यूरिंग दैट पीरियड इन बंगाल। अलॉन्ग विद दैट लेबर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी। तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा रही तो लेबर ज़्यादा रहेगा अवेलेबल। अगर लेबर ज़्यादा रहा, कंपटीशन रही, तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर लेबर कॉस्ट कम रही तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी। अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स वहाँ पे आके ट्रेड करने लगेंगे। सो दैट वाज द केस विथ बंगाल। बर्नियर हैज सेड दैट बंगाल वाज रिचर दैन इजिप्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। अभी ये देखने के बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश रूल होने के बाद क्या हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का। जब ब्रिटिशर्स गए, ब्रिटिशर्स आए थे तब क्या हुआ, एंड वी विल सी आफ्टर ब्रिटिशर्स क्या हुआ। जब ब्रिटिशर्स आए थे तब भी अराउंड 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्री डिपेंडेंट थी, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब जो भी एग्रीकल्चर में कल्टिवेट करते थे या एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ में थे, मे बी शिप रियर करते थे या फिर गोट्स या काउज। एंड इनडायरेक्टली मतलब अलाइड एक्टिविटीज़ प्लस अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी लेबर उसमें काम करते थे या फिर जो भी ट्रेडर्स एग्री डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग करते थे। सो ऑल दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाज लिंक टू 85% ऑफ द पॉपुलेशन। सेकेंडली, एंड दिस डिसप्रपोर्शनेटली सेज दैट डिनोट्स दैट अगर 85% पॉपुलेशन एग्री डिपेंडेंट है तो समझ लो सिर्फ 50% मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में रहते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज आर द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी अगर डेवलप्ड इकोनॉमी को हम देखें, यूएसए हो गया या फिर यूरोपियन कंट्रीज देखें या फिर कोई भी अदर कंट्री देख लो मेजर, जापान वगैरह, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज विल बी द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ना कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगर आपका ज़्यादा कर रहा है तो ये शो करता है कि आइदर यू आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और लोली डेवलप्ड कंट्री, और यू आर अ डेवलपिंग कंट्री नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। सो इंडिया की 85% पॉपुलेशन एग्री डिपेंडेंट थी एंड द आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर वाज नॉट दैट मच प्रोडक्टिव, कि जो यील्ड पर हेक्टर रहता था वो बहुत कम रहता था। एक फैमिली में अगर 5 लोग रह रहे हैं एंड समझो 5 एकड़ ही ज़मीन है, उस ज़मीन में से जितना भी प्रोड्यूस निकलेगा वो 5 लोगों में बट जाएगा। वही अगर 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें तुम एक ट्रैक्टर चला रहे हो, वो ट्रैक्टर से जितना भी प्रोड्यूस है, एक ही बंदा है उस ट्रैक्टर से पूरी खेती कर रहा है 5 एकड़, तो उसको जो भी प्रोड्यूस मिलेगा वो प्रॉफिट उसके पास ही जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा फैमिली मेम्बर्स में। सो दैट वाज द केस विद इंडिया। 85% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड थी, तो उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम एंड जो भी लोगों का पर हेक्टर यील्ड था वो कम था। एंड दैट वाज द मेन रीज़न कि इंडिया में तब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। सेकेंडली, during under the British rule, Indian agriculture experienced stagnation. Even along with stagnation, sometimes deterioration was also seen.
स्टैग्नेशन मतलब क्या, एग्रीकल्चर की ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, 1% 2% हार्डली, दैट वे इट इज़ नॉट अ गुड ग्रोथ रेट, हेल्दी ग्रोथ रेट रहता ही नहीं था। और बहुत बार फेमाइंस आते थे, जैसे 1943 का बंगाल फेमाइन है, 1843 का बंगाल फेमाइन है। इस फेमाइन के ड्यूरिंग जो भी प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम रहता था। तो इसके रीज़न क्या थे, वाई एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एज वेल एज समटाइम्स डिटोरिएशन। तो इसका मेन रीज़न है ब्रिटिशर्स का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की जो सिस्टम थी वो इसका मेन कल्प्रिट है। ब्रिटिशर्स जब आए थे, फिर एज ए ट्रेडर आए थे, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने की हरकत करने लग गए। तो हरकत करने के बाद उनको ऐसा था कि हमें बैठ के अभी पैसे कमाना है, तो कैसे कमाएंगे, तो रूल करेंगे इन पे, जो भी पॉपुलेशन है उन पे रूल करेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन करेंगे और उनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी हम बोलते हैं महसूल बोलते हैं हम, वो उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स थी, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट थे। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो भी ब्रिटिशर्स का था, एक मेजर टॉपिक है, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, उसमें प्रोमिनेंटली ज़मींदारी, देन महालवारी, देन रयतवारी, देन तालुकदारी। ये चार मेजर एग्रीकल्चर रेवेन्यू पैटर्न्स थे ब्रिटिशर्स के। उसमें से हमारे एनसीईआरटी में जो बोला है वो ज़मींदारी के बारे में बोला है, तो हम ज़मींदारी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। व्हाट वाज ज़मींदारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम ऐसी रहती थी कि अगर ज़मींदारी में क्या रहता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खुद जाके किसी लैंड का रेवेन्यू कितना आएगा क्या आएगा उसका ज़्यादा लोड नहीं लेगा, वो एक ज़मींदार बनाएगा। वो ज़मींदार मतलब क्या रहेगा कि उसके अंडर बहुत सारे जो भी फार्मर्स रहते हैं वो काम करेंगे, वो फार्मर्स उनका प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे जो भी एग्री से मिलेगा, उसका फिक्स शेयर, अगर फिक्स शेयर है वो ब्रिटिशर्स को जाएगा। जो भी 11% रहता था, वो जो भी शेयर जाता था उसमें से 10 पार्ट्स है वो ब्रिटिशर्स को जाते थे और सिर्फ 1 पार्ट जो है वो ज़मींदार को मिलता था। तो ये फिक्स रेवेन्यू पैटर्न टाइप का आता था, जो भी महसूल है वो साल का एक बार आता था, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये ज़मींदार का क्या काम था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है वो ज़मींदार को बोलेगा और ज़मींदार फार्मर्स से बोलेगा, जो भी प्रोड्यूस मिलेगा उसमें से जो भी जितना भी शेयर आपको भेजना है ऊपर, उसमें से 10 शेयर ब्रिटिशर्स लेंगे एंड 1 शेयर विल बी टेकन बाय द ज़मींदार। और बहुत कम बचता था फार्मर के लिए। तो फार्मर के पास ऑलरेडी पुअर फार्मर्स थे, स्टैग्नेशन आ चुका था थोड़ा, तो अगर बचाई बहुत कम है, खाने के लिए ही नहीं है, तो एग्री में इन्वेस्ट क्या करेंगे। तो इनके पास बहुत कम बचता था। जब तक ज़मींदारी नहीं थी तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर वॉज केप्ट बाय द फार्मर्स। बस ज़मींदारी आने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द शेयर वॉज टेकन बाय ब्रिटिशर्स एंड ज़मींदार्स। तो इनके पास बहुत कम बचता था। तो ये एग्री में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिए, बहुत ज़्यादा करते नहीं थे। मतलब मैनुअल्स नहीं डालते थे, फर्टिलाइजर्स नहीं डालते थे, कोई मैकेनाइजेशन नहीं था, या वही अपना खेत हल चलाते थे बैलगाड़ी से, उससे ही होता था सब कुछ। ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट वो शुड हैव बीन टेकन बाय द ब्रिटिशर्स एंड द ज़मींदार्स, बिकॉज वो मेजॉरिटी ऑफ द चंक ले रहे थे। तो उनका ये फ़र्ज़ था कि उन्होंने जितना भी ले रहे उतना उसका कुछ परसेंट 50% 60% उन्होंने एग्री में फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए था, ताकि फिर से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ हो सके। लेकिन इनका सोल मोटिव था कि यहाँ से कमा के यूरोप में लेके जाना। तो इन्होंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज होती गई, डिटोरिएट होती गई, एंड इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं एग्रीकल्चर में। सो सॉइल की अगर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, अगर उसको कुछ खत ही नहीं डाल रहे हो आप, तो कैसे उसमें से कुछ मिलेगा। तो इस हिसाब से फिर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होते होते गई एंड दैट लेड टू एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स। सेकंड रीज़न था कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे अभी मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे थे, तो नए नए मशीन्स कैसे आएंगे, ट्रैक्टर कैसे आएगा,
उधर यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हो गया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन आ गया था, जो भी मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कैसे निकालना है, कम लेबर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लानी है, वो यूरोप में वो बराबर चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसका कोई स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ पे नहीं लाया था। तो दैट बिकॉज ऑफ दैट द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी वीक एंड आई वुड से इन एसेंट स्टेज की लैक ऑफ इरीगेशन रहता था, कैनल नहीं थे, वही अपन बैलगाड़ी से ही इरीगेशन करते थे जितना भी था। वो आपने एक व्हील देखा उसका, उसको बोलते अरागट्टा, उससे वाटरिंग करते थे फॉर द क्रॉप्स। तो उसमें से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी, मानसून डिपेंडेंट था, अगर बारिश नहीं हुई तो फेमाइन आ जाएगा। एंड फर्टिलाइज़र यूज़ भी बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल रहता था, जो भी मैनुअल फर्टिलाइजर्स थे वही यूज़ करते थे, कोई सिंथेटिक या फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते थे, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। एंड थर्ड रीज़न इज़ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो ये कमर्शियलाइजेशन क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। कमर्शियलाइजेशन मतलब इंडिया का, मैंने जैसे बोला कि अर्लियर इंडियन इकोनॉमी यूज टू बी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, हम बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स पे ध्यान देते थे, हमारा पहले पेट भरना है, उसके बाद हम इकोनॉमी का सोचेंगे क्या बेचना है क्या करना है। तो इनका क्या था मोटिव ब्रिटिशर्स का, चलो हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना है, यहाँ से कॉटन लेके जाएंगे, वहाँ पे कपड़ा बनाएंगे और वही कपड़ा इधर बेच देंगे। यहाँ से हम मे बी इंडिगो मतलब नीड लेके जाएंगे, वहाँ से इसका डाई बनाएंगे और वो डाई यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग डिफरेंट कलर्स क्लोथ्स। यहाँ से स्पाइसेस लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके उसका बहुत ज़्यादा मसाले डिफरेंट बनाएंगे और वही स्पाइसी प्रोडक्ट्स इंडिया को बेचेंगे। सो इसको बोलते थे कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, बिकॉज ये फूड क्रॉप्स के जगह पे, पेट भरने की जगह पे फॉर बिजनेस करते थे कि यहाँ से प्रॉफिट कमाना है। तो फूड क्रॉप्स की जगह पे हम कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करना चालू कर दिए। ब्रिटिशर्स ने ऐसे पॉलिसीज़ लाए, बहुत जगह पे रेस्ट्रिक्शंस लाए, एंड इवन उन्होंने जो भी हमारे इंडियन फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, उनको उन्होंने बोला कि अगर तुम फूड क्रॉप्स की जगह पे कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, वी विल गिव यू मोर रिवॉर्ड्स, हम तुम्हारा प्रोड्यूस प्रोक्योर कर लेंगे। तो इस वजह से हमारे फार्मर्स भी, उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा इससे अच्छा, तो उन्होंने फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट करना चालू कर दिया। लेकिन जो शिफ्ट था वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं था। वी कैन से दैट इट वाज अ फोर्सफुल शिफ्ट, एंड जो इन्वेस्टमेंट लगता था वो दिया नहीं था। कैश क्रॉप प्रोड्यूस तो करना चालू कर दिया, लेकिन उसके बाद जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए था उतना मिलता नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो भी कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने वाले थे, जिनका बहुत ज़्यादा लैंड पट्टा बोलते हैं, लैंड का पट्टा रहता था, इफ़ दे हैव सपोज 100 एकर्स ऑफ लैंड, देन दे विल हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या रहता है, अगर आपके पास प्रोडक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है तो आप कम लेबर में इफेक्टिव वे में उससे ज़्यादा प्रोड्यूस निकाल सकते हो, रादर दैन छोटा एरिया। अगर छोटा एरिया है तो आपको मशीनरी ज़्यादा लगेंगी, वो लेबर्स उतने लेबर्स लाने ही पड़ेंगे, मिनिमम 2-3। अगर आपका मेजर है तो आप ऑपरेशन थोड़े सेग्रीगेट करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर सकते हो, कम पैसे में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हो। तो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उनको फ़ायदा हुआ, किससे फ़ायदा हुआ, फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स में जाने का। लेकिन जो स्मॉल एंड टेनर्स फार्मर थे कि जो मैकेनाइजेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खाने पीने के वादे थे, वो क्या मैकेनाइजेशन अफोर्ड कर सकेंगे। तो वो फार्मर्स को जो भी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उससे बहुत ज़्यादा हार्म हुआ। उनकी जो भी ख़राब कंडीशन थी उससे भी ज़्यादा बदतर कंडीशन हो गई। इट हैज़ मेड देयर कंडीशन मोर वर्स, क्योंकि पहले तो एटलीस्ट मतलब ये था कि ज़्यादा पैसे कमा नहीं रहे थे, लेकिन फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो खुद के लिए तो भी पेट तो भी भर रहा था। अभी उन्होंने फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट कर दिया तो कुछ तो मिला भी नहीं, प्रॉफिट तो अच्छे से आया नहीं, और जो पेट के लिए लगता था वो भी कमाना बंद कर दिया था। सो दैट हैज़ मेड देयर कंडीशन इवन मोर वर्स। सो दैट वाज द केस विद इंडियन एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था अंडर द ब्रिटिश रूल? वी कैन से दैट सिस्टमिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हुआ था। तो ये जो कीवर्ड है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या, कि कहीं तो भी एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फ्लरिशिंग था, उसको सडनली किसी ने तो भी स्टॉप कर दिया, एंड अभी उसको डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट में चल रहा था अभी वो लॉस मेकिंग हो गया। तो दैट वाज द केस विद इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। कैसे हुआ बताते हैं। मैंने पहले भी बोला, प्रायर टू ब्रिटिश रूल वी वेर चैम्पियन इन हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल। हमारा जो एक बंगाल में मसलिन क्लॉथ मिलता है, अपने मलमल का कपड़ा बहुत बार सुना भी होगा,
तो मसलिन का जो क्लॉथ रहता था वो बहुत जगह पे मतलब उसको रॉयल मानते थे, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता था वर्ल्ड में, तो उसका प्रोडक्शन बंगाल में होता था, बंगाल रीजन में होता था, वहाँ से हम उसको एक्सपोर्ट करते थे। एंड दैट मलमल का जो कपड़ा रहता है वो हैंडमेड रहता था, हैंडीक्राफ्ट से बनाते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स आ गए और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उधर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू था, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ पे प्रोडक्ट बनाते, मशीन से कपड़ा बनाते थे। अगर यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, अगर ये तो किसी, ये सिंपल लॉजिक है, अगर कोई आदमी बना रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर एक साड़ी बनाने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, समझो 100 रुपये रहेंगे। अगर एक साड़ी बनाने के लिए 1 मिनट लग रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट कम रहेगी, उसकी कॉस्ट में भी 10 रुपये रहेंगी। दैट वाज द मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स कि बहुत कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन लाने का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो उसका जो है सेलिंग प्राइस वो भी थोड़ा कम कर लेंगे। तो इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट था उसका मार्केट वो एक्सपेंसिव लगने लग गया था। जो भी चीप इंपोर्ट्स आते थे ब्रिटिश से, ब्रिटिशर्स की 10 रुपये वाली साड़ी रहती थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट की 100 रुपये की रहती थी, तो ऑब्वियसली कोई भी जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो 10 रुपये वाली लेने लग जाएगा। सो दैट वाज द केस। हैंडीक्राफ्ट को जो भी टेक्सटाइल थी तो उसको क्या हो गया कि हम एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन गए थे। हम कॉटन प्रोड्यूस करते थे, टोबैको प्रोड्यूस करते थे, इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, उसका जो भी रॉ मटेरियल था उसको ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता था, वही रॉ मटेरियल फ्रॉम द पोर्ट्स यूरोप जाते थे, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स वापस आते थे इंडिया में। 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये की चीज़ हमें 100 में बेचते थे। सो हम जस्ट एक रॉ मटेरियल सप्लायर बन गए एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश गुड। जो भी यहाँ से भेजते थे हम रॉ मटेरियल, वही फिनिश होके हमारे पास आते थे। तो इस वजह से क्या हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी हैंडीक्राफ्ट थी वो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई, बद से बदतर हो गई। और उस वजह से हमारी जो भी लोग थे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थे या अदर इंडस्ट्रीज़ में आयरन स्मेल्टिंग में रहते थे, उनका जॉब लॉस हो गया, उनको जॉब ही नहीं मिलता था। 85% पहले से ही एग्री डिपेंडेंट थे और जो बच्चे कुछ 15% है उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, सब ये हो रहा। तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में चालू हो गया था उस टाइम पे, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट चालू हो गया था। एंड इस वजह से क्या हो गया कि जो रॉ मटेरियल जाता था, फिनिश गुड्स आते थे, चीप इंपोर्ट्स आते थे, उस वजह से कंज्यूमर मार्केट बन गया था इंडिया। तो ब्रिटिश जो भी हम वहाँ से आए थे, ये आपको इसका कंटेक्स्ट बाद में मिलेगा कि व्हाई वी हैव गिवन इम्पोर्टेंस ऑन स्वदेशी ड्यूरिंग आवर नेशनल मूवमेंट। क्यों स्वदेशी के पीछे लगे थे, क्योंकि हम सारे कपड़े, हमारा रहने सहने का तरीका, ढंग पूरा वेस्टर्न कल्चर पे आ गया था। बिकॉज वो चीप इंपोर्ट्स आते थे, कम पैसे में मिलता था, हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो हम वहाँ से ही प्रोडक्ट्स लेते थे, उनके जैसा बनने लग गए थे। लेकिन उसका जो बेसिक रीज़न है वो ये था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन्होंने ख़राब कर दिया था, बिकॉज ऑफ मेकिंग अस जस्ट अ रॉ मटेरियल सप्लायर एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। Apart from that, during the second half of 19th century, मतलब after 1850, we have seen that इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री आना चालू हो गई थी। द स्पिलओवर इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फ्रॉम द यूरोप हैज स्टार्टेड टू गेट इनटू इंडिया। उसका स्पिलओवर इफेक्ट दिखने लग गया था। जैसे जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप हो गई थी। जूट, हम बोलते हैं कि जो भी बंगाल वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता था, और वो प्रोडक्शन ऑब्वियसली जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहीं पे अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड। सो इस वजह से जूट प्रोड्यूसिंग जो एरिया थे वहाँ पे जूट इंडस्ट्री आने लग गई थी बंगाल में। और कॉटन इंडस्ट्री, ये जो है अपना पोर्शन पूरा, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल मिलती है, ब्लैक क्ले सॉइल, विच इज़ वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, देन सम पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इस रीजन में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है वहीं पे अगर इंडस्ट्री लगाओगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगा, इसलिए वेस्टर्न इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री बनने लग गई थी, महाराष्ट्र, गुजरात। सो ये लॉजिकल पैटर्न्स है कि यस कॉटन इंडस्ट्री आ गई, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात ये साइड में क्यों आ गई, जूट आ गया तो बंगाल में क्यों आ गया। तो यह है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल रहेगा वहाँ पे अगर आपने सेटअप कर दिया तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहेगा, और सेलिंग प्राइस अगर ठीक ठाक रही तो आपका मार्जिन ज़्यादा बनेगा प्रॉफिट का।
सो ये बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री थोड़ा चालू हो गया था इंडिया में, लेकिन इसके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हम आगे देखेंगे. सेकंड वाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो ये जो भी ये रीजन जो है इसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू. आपकी जियोग्राफी के क्लास में होगा ही छोटा नागपुर प्लेटू. यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन एंड मिनरल्स के सोर्सेस है. तो यहाँ पे टिस्को टाटा स्टील ने पहली 1907 में इंडस्ट्री बनाई थी, एक स्टील प्लांट बनाया था टिस्को, जहाँ से हमें जो भी रॉ बॉक्साइड या फिर ओवर्स मिलते थे आयरन ओर, वहाँ से हम उससे स्टील बनाते थे. सो दैट वाज सेटअप इन 1907. तो थोड़ा थोड़ा मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में चालू था, लेकिन मैसिव स्केल पे नहीं था. उसके लैक्यूनेस क्या थे वो हम देखेंगे. सो वीकनेस क्या था कि वह इंडस्ट्री तो आ रही थी लेकिन ग्रो क्यों नहीं कर रहा था. तो ग्रो ये था कि मेजर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं था कोई. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब क्या, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. सपोज हमने गन्ना प्रोड्यूस किया खेत में से और हमें पीना है गन्ने का जूस. तो इसके बीच में क्या लगेगा, गन्ने से गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन. जो भी मशीनें हम देखते हैं गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन. तो हमारे पास गन्ना था, हमें जूस पीना था, लेकिन ये जो मशीन है ये इंडिया में नहीं बनती थी. ये मशीन आती थी यूरोप से ये मशीन आती थी, और फिर वो मशीन आने के बाद ही उसका जूस बनेगा. सो दैट वाज, ये जो मशीन रहती है इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स. एक मशीन या फिर ऐसी चीज़ जिससे हम बहुत ज़्यादा बाकी की चीज़ें फिनिश प्रोडक्ट्स बना सकते थे. तो इंडिया में कैपिटल गुड्स की बहुत ज़्यादा कमतरता थी, बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में 100 ईयर्स लैग पे चल रहा था. जब ब्रिटेन में आया था उसके 100 साल बाद इंडिया में चालू हुआ था. सो मेजर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, उसके वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो नहीं हो रहा था. सेकेंडली, द contribution to GDP of manufacturing sector has remained very marginal and small. मैंने पहले ही बोला 85% population was agri dependent, and at the eve of independence around 54% of India's GDP was from the agriculture sector, जो कि आज अराउंड 18% है सिर्फ. मैंने पहले भी बोला जिस कंट्री का एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ज़्यादा रहेगा इकोनॉमी में, वो या तो लीस्ट डेवलप कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है. डेवलप्ड कंट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का शेयर ज़्यादा रहता है. सो इंडिया का यही पोर्शन था. कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी बहुत छोटा था, एंड लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. जो भी है, अगर कोई भी अंडर डेवलप कंट्री है तो उसको डेवलप करने के लिए पहले गवर्नमेंट को ही पुश करना पड़ता है. मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में पहले भी बोला व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है, एक बार अगर डेवलप हो गया, कोई भी कंट्री डेवलप हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर ही उसको चला सकता है. कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो हम बोलते हैं, जो अमेरिका है. तो इंडिया में कैपिटलिज्म, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तो हमने सोशलिस्ट मॉडल क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा लीस्ट डेवलप थी. अगर जो कंट्री में अगर रोड अच्छे से बने हुए नहीं है, जहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो, तो प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, तो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा क्या. अगर इंडिया के टाइम, हमने इंडिपेंडेंस के टाइम कैपिटलिस्ट मॉडल लिया रहता था कि प्राइवेट सेक्टर आओ, इन्वेस्ट करो, तुम प्रोड्यूस करो, तुम चलाओ, तो कोई नहीं आता था, कोई इन्वेस्टर आता नहीं था. अभी भी वी आर स्ट्रगलिंग. अभी तो ठीक है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं, लेकिन दैट वाज नॉट द केस इन 1950. तो जो भी पब्लिक सेक्टर, जो इनिशियल पुश चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, तो दैट इनिशियल पुश हैज़ टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर. तो गवर्नमेंट ने अगर पुश किया कि ठीक है थोड़ा हम प्रॉफिट मार्जिन कम रहा तो भी सह लेंगे, लेकिन वी नीड टू मेक अ इकोसिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग. अभी अगर हम इकोसिस्टम बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाएंगे, तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर विल कम इन, दे विल प्लग इन. ये हब एंड स्पोक मॉडल आपने सुना होगा कि ये हब है एंड इसका एक स्पोक रहता है. तो अगर गवर्नमेंट ने एक ऐसा हब बना के दिया कि तुम आओ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर तुम आओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, और यहाँ से जो प्रोडक्ट जाएगा वो दूसरे किसी इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट बनेगा. जैसे मैंने बोला कैपिटल गुड, ये कैपिटल गुड बन सकता है, और वहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो फिनिश प्रोडक्ट फिर कंज्यूमर तक जाएगा.
सो इंडिया में इसी बात का लैकिंग था, और ब्रिटिशर्स ने कभी इतना ज़्यादा उस पर इम्फेसिस नहीं किया कि पब्लिक सेक्टर जो भी गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एंड व्हाट वेयर द जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कन्फाइंड था सिर्फ रेलवे, पावर, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एक्सेट्रा। मतलब रेलवे क्यों आया था, तो वही जो बोला मैंने, यहाँ से अपने को प्रोडक्ट्स लेके जाना था यूरोप में प्रोडक्ट्स लेके जाना है, लेकिन ये जो भी रॉ मटेरियल है वो लाना यहाँ से, आसाम से लाना है, कश्मीर से लाना है, इधर साउथ इंडिया से लाना है, तो ये सारा पोर्ट्स तक लाना है। तो यहाँ तक कैसे लाएंगे, तो इसके लिए मैंने बोला एयरवे, वाटरवे या फिर रेलवे या फिर बाय रोड भी बोल सकते हैं। तो एयरवे तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि अभी नहीं है, तो वहाँ कैसे रहेगा, तब बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। वाटरवे ठीक है, थोड़ा बहुत यूज़ किया, बट हर जगह पे वाटरवे नहीं आ सकता। रोडवे ठीक है, हर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली था। तो चीप क्या था, रेलवे में भी अपन बहुत कम, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कम पैसे में। तो ब्रिटिशर्स ने इस वजह से रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए रेलवे का डेवलपमेंट किया इंडिया में। जो फर्स्ट रेलवे है आई थिंक इन 1853 और 1843 बिटवीन मुंबई टू ठाणे रन हुआ था। तो वहाँ से उन्होंने रेलवे का नेटवर्क डेवलप किया कि रॉ मटेरियल हमें पोर्ट्स तक लेके जाना है। पावर क्यों किया, पावर का इसलिए था कि अगर हम पावर जनरेशन करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल यहाँ पे ही थोड़ा प्रोसेस करके वहाँ भेज सकते हैं, उसके लिए किया। कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब क्यों किया था, ये इसलिए किया था कि जितना भी एक्सपांस था ब्रिटिश एम्पायर का उस पर एक कंट्रोल रह सके सेंट्रल अथॉरिटी का, कि अगर समझो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे राजस्थान सेक्टर में कुछ तो भी हो रहा है और यहाँ पे बंगाल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या मे बी मुंबई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो इनका जो भी कनेक्शन है वो रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कम्युनिकेशंस डेवलप किए थे। पोर्ट्स क्यों किए थे, दैट इज़ अ नो ब्रेनर, इनको एक्सपोर्ट करके लेके जाना था। सो इसलिए उन्होंने जो भी किया था उनके इंटरेस्ट में जो था वहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, बाकी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया नहीं था। सो अभी नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड की फॉरेन ट्रेड मतलब इंडिया का अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे व्यापार चलता था। सो इंडिया, हम अगर देखा जाए फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू मेडाइवल पीरियड, इंडिया वॉज मेजर एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी। हमने देखा है कि सिंस वैदिक टाइम्स हमारे, या फिर आईवीसी के टाइम से पकड़ लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे मेसोपोटामिया या फिर यूफ्रेटस वाले जो सिविलाइजेशंस रहते थे उनके साथ हमारे बहुत ज़्यादा कनेक्शंस रहते थे। हम एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पे और वहाँ से हमारा इंपोर्ट भी चलता था। सो इंडिया वॉज ए इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन थ्रू आउट एंशियंट एंड मेडाइवल टाइम्स। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता ही था। हम बहुत ज़्यादा फेमस थे इसके लिए कि हम गोल्ड इंपोर्ट या फिर हैंडीक्राफ्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। तो वी वेर वन ऑफ द फ्लरिशिंग इकोनॉमी ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स। मेडाइवल टाइम्स में थोड़ी देर के लिए स्टैग्नेशन आया था, लेकिन दैट वाज इन द लेटर पार्ट ऑफ मेडाइवल पीरियड। सो ब्रिटिश रूल में ऐसा क्या हुआ था, फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। सो ब्रिटिशर्स ने एक ही मोटिव था, यहाँ से लेके जाना है वहाँ पे रॉ मटेरियल और उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लाई थी उन्होंने कि ट्रेड एंड टैरिफ, कि तुम इसके साथ ही व्यापार कर सकते हो, उसके साथ ही कर सकते हो, तुम यही बेच सकते हो, वो नहीं बेच सकते हो, तुमको प्रोड्यूस ये करना है, वो करना नहीं है। जैसे कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने हैं, फूड क्रॉप्स नहीं करने हैं। तो ट्रेड में टैरिफ्स आए थे, प्रोडक्शन में मोनोपोली आई थी कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला था कि कोई विदाउट ब्रिटिशर्स कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी ट्रेडिंग होगा वो थ्रू ब्रिटिशर्स ही होगा, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही होगा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही होगा। सो दैट वाज द केस। ये जो भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी उसकी वजह से हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। इंडिया जो एक एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स था वो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया था। वी यूज टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल एक्सेट्रा। रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स को। 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में लेना हमारा काम बन गया था।
ग्रेटर दैन 50% ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड यूज टू बी विथ ब्रिटेन वाया सुएज कैनल, जो मैंने बोला था आपको, ये है सुएज कैनल, यहाँ पे सुएज कैनल है, ये रेड सी है, जियोग्राफी मैपिंग में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से जो भी आता था वो सुएज कैनल के थ्रू यूरोप जाता था। वही है ग्रेटर दैन 50% ऑफ फॉरेन ट्रेड विद ब्रिटेन वाया सुएज कैनल। ये सुएज कैनल के थ्रू, जब से सुएज कैनल का ओपनिंग हो गया तब से तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। पहले आपको जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसको ऐसा चक्कर मार के जाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन जब से सुएज कैनल बन गया था तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो गया था। डिस्टेंस कम होने की वजह से आपका टाइम कम हो गया और कॉस्ट कम हो गई, फ्यूल कम लगने लग गया। तो सुएज कैनल के थ्रू जो भी जाता था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस होने लग गया था। बट ये एक्सपोर्ट सरप्लस तो था, लेकिन एक्सपोर्ट सरप्लस के मतलब जो कंट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है उनको ऐसा बोला जाता है कि दैट कंट्री इज़ डूइंग वेरी वेल। लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बाद भी इंडिया की कंडीशन वर्स क्यों थी? दैट इज़ अ पैराडॉक्स कि यार तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो फिर भी तुम अमीर बन नहीं रहे हो, तुम्हारी लिविंग कंडीशन वैसी है, तुम पावर्टी में ही हो। तो क्या ऐसा क्या था कि इंडिया डेवलप नहीं बन पा रहा था? बेसिक कमोडिटीज़, बिकॉज वी वर सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू द ब्रिटिशर्स। हम जो भी था, कॉटन आता था, जो भी ग्रेन्स आते थे वो ब्रिटिशर्स को लेके जाते थे। तो बेसिक कमोडिटीज़ जो रहते थे, मैंने बंगाल की कंडीशन बोली, बर्नियर ने कैसे बोला था बंगाल को फ्लरिशिंग, बेसिक सारा अवेलेबल था वहाँ पे, बेसिक एमिनिटीज़। तो बेसिक कमोडिटीज़ वेयर अनअवेलेबल ब्रिटिशर्स के अंडर, डोमेस्टिक मार्केट में मिलता ही नहीं था, फूड ग्रेन्स नहीं थे, क्लोथ्स नहीं थे, हम सारा डिपेंडेंट ब्रिटिशर्स के ऊपर थे। एंड जो भी एक्सपोर्ट, अभी हम ठीक है हम ट्रेड कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, तो एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस रहता था। तो यहाँ से एक्सपोर्ट सरप्लस से जो भी पैसे कमाते थे उससे जनरली गोल्ड या सिल्वर मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहता था। तो वो अगर गोल्ड एंड सिल्वर लाया तो उससे तो भी हमारी इकोनॉमी फ्लरिश हो सकती थी। लेकिन जो भी गोल्ड एंड सिल्वर ये एक्सपोर्ट से मिलता था वो इंडिया के लिए, इंडिया में आता ही नहीं था। वो जो भी गोल्ड एंड सिल्वर कमाते थे वो ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते थे। ब्रिटिशर्स जो थे कि हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे हम पे राज करने लग गए और हमसे ही बहुत ज़्यादा मतलब रॉ मटेरियल्स लेके हमें ही बेच रहे थे, और उस बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट कमाते थे उनसे उनके ऑफिशियल एक्सपेंसेस चलाते थे, हमें कुछ नहीं देते थे। मतलब वो बस राउंड ट्रिपिंग कर रहे थे। उनका सोल मोटिव यही था कि एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, और वो जाके यूरोप में डालना है। तो दैट वाज द रीज़न कि 24% से 2% पे आ गए थे हम। जो भी गोल्ड एंड सिल्वर था वो ऑफिशियल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते थे। एंड इस वजह से ड्रेन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक वेल्थ, जो हमारे जब फ्रीडम स्ट्रगल चालू हुआ, मॉडर्न इंडिया में तुम पढ़ोगे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने एक इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी बोली है कि कैसे सिस्टमैटिकली ब्रिटिशर्स ने, हमें पहले आए ट्रेडर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बन के उन्होंने थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लाए, और पॉलिसीज़ लाने के बाद कैसे सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का। जो भी वेल्थ थी इंडिया से लेके ब्रिटेन लेके गए। And what the next topic is what was the domestic condition of India during that time? डोमेस्टिक कंडीशन मतलब क्या? पॉपुलेशन डायनामिक क्या था, पॉपुलेशन कैसी थी, क्या था चल रहा था, लिटरेसी रेट क्या था, सोशल कंडीशंस क्या थे। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली 1881 में सेंसस की। उनको सेंसस क्यों करना था? उनको सेंसस इसीलिए करना था कि देख तो ले कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, एज ग्रुप क्या है, वो एज ग्रुप के हिसाब से वो इंडिया को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे, अपना होल्ड, अपनी पकड़ अच्छे से जमा सकते थे। तो देयर इज़ वन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन पॉपुलेशन डायनामिक्स। वो थ्योरी क्या रहती है कि कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन गोज थ्रू 4 स्टेजेस, जो 4 स्टेजेस मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो इंडिया भी ऐसे ही 4 स्टेजेस में से गया है। तो इंडिया की कंडीशन कैसी थी वो थ्रू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी मैं पढ़ाऊँगा। वो इकोनॉमी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इन बेटर वे। ये सोसाइटी के कंसेप्ट है। तो स्टेज 1 जो रहता है, मतलब इंडिया का जो पार्ट था बिफोर 1921, तो ये स्टेज रहती है कि हाई एक्सपांडिंग स्टेज, की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है।
हाई स्टेशनरी स्टेज। तो पॉपुलेशन आपका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहती है लोगों में रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स, एंड बहुत ज़्यादा हाई डेथ रेट भी रहता है क्योंकि जो भी हेल्थ कंडीशन है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी डेवलप्ड ही नहीं रहते हैं। बहुत सारे वायरल डिसीजेज, बहुत सारे प्लेग जैसे डिसीजेज आते हैं, उसकी वजह से जल्दी लोग मर भी जाते हैं। तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट बोथ विल निगेट टू इटसेल्फ एंड द पॉपुलेशन विल समवॉट रिमेन, कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन स्टेशनरी है, थोड़ी बढ़ेगी थोड़ी कम होगी, थोड़ी बढ़ेगी थोड़ी कम होगी, जो कि यहाँ बताया गया है। ये देखो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, दोनों सेम ही चल रहे हैं। तो दैट वाज द कंडीशन विथ इंडिया बिफोर 1921। सो सेकंड स्टेज थी कि 1921 टू 1951 क्या हुआ। तो इंडिया का बर्थ रेट तो बढ़ने लग गया, उतना ही था, मतलब बढ़ ही रहा था कि पॉपुलेशन वॉज स्टार्टेड एक्सपांडिंग, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन समवॉट जो लेटर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस निकाले, उसके बाद हेल्थ में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ी अवेयरनेस आई, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए। तो उस वजह से क्या हो गया, डेथ रेट थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया था कि फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट एक्ट बन गया था, तो वो फीमेल फिटिसाइड नहीं होता था, अबोलिशन ऑफ सती हो गया। तो इसका भी थोड़ा थोड़ा डेथ रेट पे इफेक्ट गिरने लग गया था, डेथ रेट थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया था। तो डेथ रेट तो कम हो गया लेकिन बर्थ रेट उतना ही बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, जो कि इंडिया का 1921 टू 1951 था। ये देख सकते हो आप, बर्थ रेट वॉज हाई बट डेथ रेट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इस पीरियड में। देन थर्ड फेज था पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला 1951 टू 81, इसको बोलते हैं कि हाई एक्सपेंडिंग फेज, लेट एक्सपांडिंग या हाई एक्सपांडिंग फेज बोल सकते हैं आप इसको। इसमें क्या था कि इंडिया का अभी इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया को बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन स्ट्रैटेजीज आए, 5 ईयर प्लान्स आए। तो उन्होंने डिस्कस किया कि हाउ वी वांट टू कंट्रोल इंडियाज पॉपुलेशन, हमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बनानी नहीं है जितनी चाइना का हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा इशूज़, तो हमें पॉपुलेशन कहीं तो भी कंट्रोल करना था। तो गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ वेरियस पॉलिसीज़, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, देन कॉन्ट्रोवर्शियल फोर्सफुल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेट्रा सब लाया था उन्होंने। तो उस वजह से बर्थ रेट थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया था। एंड विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ केयर, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ने लग गए थे, PHC आ गए थे, डिफरेंट प्रोग्राम्स आ गए थे, उस वजह से डेथ रेट भी कम होते जाने लग गया था। तो डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा कम हो गया था लेकिन बर्थ रेट इतना भी कम नहीं हुआ था। ये देख सकते हो कि डेथ रेट बहुत कम आ गया था लेकिन बर्थ रेट अभी भी कम हो रहा था, लेकिन अभी भी हाई था। तो इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी यहाँ पे। दिस वॉज टिल 1981। और 1981 के बाद क्या हो गया कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कहीं तो भी सेम आने लग गए थे। ये ग्राफ पे देख सकते हो, ये जो डिफरेंस है ये एक्सपांडिंग रहता था पॉपुलेशन का, लेकिन अभी अगर देखा तो इंडिया की पॉपुलेशन बर्थ रेट भी अराउंड सेम है और डेथ रेट भी अराउंड सेम है। तो उस वजह से लो स्टेशनरी, अभी इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है लेकिन अभी भी स्टेशनरी है, ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है। और अभी हमने जैसे बोला कि इंडिया का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो अराउंड आई थिंक 2027 तक या 2031 तक पीक पे जाएगा और उसके बाद कम होने लगेगा। सो दैट इज़ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अबाउट इंडिया। मैंने जस्ट ब्रिटिश के अंडर का नहीं बोला, तो टोटल इंडिया का मैप ही बोल दिया आपको कि कैसे कैसे इंडिया की ट्रैजेक्टरी थी। लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट 1921 अंडर ब्रिटिश इंडिया का टोटल 60% ही था, उसमें भी फीमेल अराउंड 7% ही थे। एंड करंटली आई थिंक द लिटरेसी रेट इज़ अराउंड 87%, आई एम नॉट श्योर बट यू प्लीज़ डू चेक इट। एंड इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेल और फीमेल में, तो ये चेक कर लेना एक बार। IMR इंडिया का 218 था पर 1 लाख पर 1000 लाइव बर्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और अभी इंडिया का IMR मे बी अराउंड लेस देन 50 है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स थे, आई थिंक लेस देन 30 इज़ द टारगेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स to reduce the IMR, and India has successfully achieved this in majority of its states. Life expectancy during British rule was around 44 years. Life expectancy मतलब एक आदमी ऑन एन एवरेज कितने साल जिएगा, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंडर ब्रिटिश रूल थी वो सिर्फ 44 साल थी। वो क्यों थी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थे, बहुत ज़्यादा वायरल डिसीजेज या फिर बैक्टीरियल डिसीजेज, कम्युनिकेबल डिसीजेज थे, तो उस वजह से बहुत सारे लोग जल्दी मर जाते थे। तो एवरेज जो लाइफ स्पैन था वो अराउंड 44 ईयर्स ही था। लेकिन अब अगर करंट इंडिया का लाइफ स्पैन देखें हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इट इज़ 68.2 ईयर। ये इतना बड़ा क्यों? बढ़ने का रीज़न एक ही है कि हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है।
देयर आर मेडिकल एडवांसेस आ गए, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, एंड वायरल एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस हमने कंट्रोल कैसे करना है वो सीख लिया है. तो दैट्स वाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है. पॉवर्टी एंड पुअर लिविंग कंडीशंस ब्रिटिशर्स के ड्यूरिंग, ये तो था ही, आपको बोला ही है. तो ये रिड्यूस करते करते 2004 में, 2004 से लेके 2014 तक, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, ये पीरियड में इंडिया ने अपना पॉवर्टी रेट डबल से ज़्यादा कम किया है. सो दैट वाज द केस. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा रहता था, मतलब लोग क्या क्या करते थे उस पीरियड में, काम धंधे में क्या करते थे. वर्क फोर्स, जो मैंने पहले भी बोला कि एग्रीकल्चर में अराउंड 70 to 75, 80% वॉज एग्री डिपेंडेंट, 70 to 75 डायरेक्टली एंड रेस्ट ऑफ इनडायरेक्टली. मैन्युफैक्चरिंग में अराउंड 10% रहते थे एंड सर्विसेज में अराउंड 15 to 20%. सर्विसेज मतलब क्या, कि अभी हम जो देखते हैं कि आईटी कंपनी जो कॉल सेंटर वाले जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ सर्विस सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या, जो प्रोडक्शन करते हैं, मे बी आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी का कंप्यूटर का, लैपटॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है. बट इसमें भी रीजनल वेरिएशन प्रेजेंट था. कि रीजनल वेरिएशन मतलब क्या, कि बंगाल रीजन है, यहाँ पे एग्री डोमिनेंट था तो यहाँ पे एग्री ज़्यादा रहेगा. इधर कॉटन प्रोडक्शन था तो इधर कॉटन रहेगा. ये छोटा नागपुर बेल्ट आपको बोला तो यहाँ पे आयरन एंड ओवर्स मिलते थे तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग रहेगा. बैंगलोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये जो सिटीज़ है यहाँ पे सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा चलते थे. सो दैट वाज द कंडीशन. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था एट द यू ऑफ इंडिपेंडेंस. ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट करना था तो उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मोबिलाइजिंग आर्मी. तो ट्रेड किस लिए, तो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना था. ट्रांसपोर्ट किस लिए डेवलप किया था, फॉर रॉ मटेरियल्स एज वेल फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी. अगर आपको अफगानिस्तान कैप्चर करना है तो आपको इतनी स्विफ्ट आर्मी चाहिए कि आपको वहाँ पे जाके जल्दी से जल्दी आर्मी भेज सकते हो. सो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा रोड्स, रेलवे, ट्रांसपोर्ट बनाया था ताकि वो उनकी आर्मी बहुत जल्दी जल्दी मोबिलाइज कर सके. एग्जाम्पल्स क्या है इसके, वही मैंने बोला 1950 में रेलवे आया, मुंबई टू ठाणे वॉज द फर्स्ट रेलवे. उसके अभी रेलवे आया तो उसके पॉजिटिव्स क्या क्या हो गए फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव. कि इंडिया जो भी पीपल थे उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने कन्याकुमारी के लोगों को देखा भी नहीं होगा या ज़्यादा मिलते भी नहीं होंगे. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हैज़ बिकम कंफर्टेबल. इट ब्रेक द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर. जो नॉर्थ साउथ का कल्चर बोलते हैं, और जब लोग आने जाने लग गए तो एसिमिलेशन हो गया, लोगों को समझ में आने गया इतना कुछ डिफरेंस नहीं है. तो दैट हैज़ लेड टू यूनिटी अमंग द इंडियन पॉपुलेशन. कि हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है बट उस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है. एंड इसी को एक्सप्लॉइट किया फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फॉर द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. सो रेलवे ब्रिटिशर्स के लिए बनाया था, लेकिन उसके थोड़े थोड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इंडिया पे भी पड़े थे. इंडिया को भी उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी. जो भी पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज तब बने थे उनको हम आज भी यूज़ करते हैं. गवर्नमेंट का जो भी वाटरमाला प्रोग्राम है फॉर इनलैंड वाटरवेज, उनको हम डेवलप कर रहे हैं. तो उसकी इनिशिएशन कहीं तो भी ब्रिटिश में चालू हो गया था, वो अभी हम यूज़ कर रहे हैं. पोस्ट एंड टेलीग्राफ आया था, उस पर हमने बहुत ज़्यादा रिलाई किया है. एयरवेज, टाटा ने 1932 में फर्स्ट एयरलाइन चालू की थी. सो दैट वाज द केस. बट रेलवे का निगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, इट इंक्रीज द पेस ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कि रॉ मटेरियल बहुत जल्दी जल्दी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करने को मिल गया था. सो दैट हैज़ लीड टू इंक्रीज कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. और उस हिसाब से हमारा जो डिस्ट्रेस चल रहा था, रूरल एग्रेरियन डिस्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा और बढ़ गया. सो फाइनली इंडियन इकोनॉमी की स्टेट क्या थी एट द यू ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में. 15 अगस्त 1947 में क्या चल रहा था, तो एग्रीकल्चर था. लेबर तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि 85% पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट. बट प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं था एग्रीकल्चर में. तो सॉइल बहुत ज़्यादा क्वालिटी डिटोरिएट हो गई थी. मैकेनाइजेशन कुछ नहीं था. तो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर बहुत ज़्यादा कम था. एंड अगर बहुत ज़्यादा लेबर पड़ा है और प्रोडक्शन उतना नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सबके इनकम लेवल कम रहेंगे, पॉवर्टी ज़्यादा रहेगी. अगर पॉवर्टी ज़्यादा रही तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस आ ही जाएगा. एग्रेरियन डिस्ट्रेस लीड टू सोशल केओस. अगर एग्रेरियन डिस्ट्रेस रहा, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं रहा, तो फिर बाकी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो चालू हो जाते हैं. कोई
चोरी करने लगेगा, कोई चकारी करने लग जाएगा, क्योंकि खाने पीने के ही वांदे हैं। तो दैट वाज द केस विद इंडिया। बहुत ज़्यादा क्वाइट अनरेस्ट रहता था, रिवोल्ट होने लग गया था। उस रिवोल्ट की जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है उसका एक मेजर रीज़न हम ये बोल सकते हैं कि अग्रेरियन डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि पीसेंट रिवोल्ट्स बहुत ज़्यादा देखने मिल गए थे। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वी हैव सीन दैट लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन वाज देयर, कि बहुत ज़्यादा, ठीक है 100 ईयर लैक कर रहे थे, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इतनी भी अच्छी बनी नहीं थी, एक दो ही थी, जैसे टिस्को बोला मैंने। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डोमेन्स नहीं थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट जो ब्रिटिशर्स को अच्छे लगते थे वही था, एग्रीकल्चर जो उनके इंटरेस्ट में था, एग्रीकल्चर, पोर्ट्स, उसके बाद पावर, देन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, यही बनाया था उन्होंने, डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। देन लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ब्रिटिशर्स ने खुद ज़्यादा इन्वेस्ट किया ही नहीं था, प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट रहे थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कभी एक लिस्ट डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है, इनिशियल पुश हैज़ टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। एंड सर्विस सेक्टर तो उस इरा में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट था ही नहीं। अभी इंडिया में सर्विस सेक्टर इज़ वेल डिपेंडेंट, वी आर एक्सपोर्टिंग, वी आर अ सरप्लस इन सर्विस सेक्टर, बट तब इतना ज़्यादा डेवलप था ही नहीं। अभी इंडिया का करंट ब्रेकअप अगर हम देखें तो एग्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, तो एग्री इज़ अराउंड 18%, सर्विस इज़ अराउंड 54% and the remaining around 26 to 28% is manufacturing. सो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, कोविड के टाइम में 20% तक गया था, ये कम हो गया था, ये कम हो गया था, सो थोड़ा वेरिएशन आता है, बट मेजरली दिस इज़ द केस, 18%, 26 to 28 एंड 50 to 54%. सो अभी भी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो इंडिया शुड बी कॉल्ड एज अ डेवलप कंट्री, बट क्यों नहीं है? बिकॉज अभी भी स्टिल इंडिया का 40 to 45% पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तब 85% था, अब 40 to 45% है, तो स्टिल मतलब एग्रीकल्चर जीडीपी में शेयर कम हो गया, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ये तो और ज़्यादा ख़राब सिनारियो है कि इस वजह से क्या होगा कि लोगों के पर कैपिटा इनकम ही नहीं बढ़ रहा है। इंडिया का वही प्रॉब्लम है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम ही नहीं बढ़ रहा है। जब ये 45% में से बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे, दे विल बी एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, तब जाके इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी बढ़ते बढ़ते जाएगी। एंड गवर्नमेंट का वही प्लान है, गवर्नमेंट इज़ पुशिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड थ्रू दैट दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. So through this we have completed the lecture and I hope you find it useful. I tried to explain in very lucid language, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने का ट्राई किया, और जो भी कनेक्शंस थे, जो भी बातें आपको नहीं समझ सकती थी, उसका कनेक्शंस जियोग्राफी या फिर सोसाइटी से भी लिंक करके आपको बताया. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल नाउ चलो बाय, गुड बाय एंड स्टडी वेल. थैंक यू.